हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए आइए, हमारा समय हो चुका है, बज रहे हैं रात के 7 और हम यहाँ पर कर रहे हैं फंटास्टिक सी क्लास जो होगी ये आपके सोशल साइंस की। काफ़ी दिनों बात कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं हुई हैं, बट ये है कि मेरा टारगेट ये है कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं, इन द सेंस आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मोमेंट हमें क्वेश्चन से ही काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं। वो आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर देखेंगे तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने होंगे और करने होंगे। आपके पेपर 50 नंबर के हैं, ये आपको पता है। 3 सेक्शन में क्वेश्चंस आएंगे, सारी चीज़ें डिटेल में आपको मैंने काफ़ी बार बताई है, तो चीज़ें आपके लिए अब ईजी होंगी कि क्या होगा, कैसे होगा। अब आपको थोड़ा सा डेडिकेशन और फोकस करना है, चीज़ों को समझना है। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऑब्जेक्टिव पे ही डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा रिटर्न भी करना है। क्योंकि आपके जो प्रश्न बनते हैं, पेपर जो बनते हैं, वो आपके रिटर्न में ही आपकी हेल्प करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, मैं शुरू से बोल रही हूँ, अपनी राइटिंग पे वर्क करिए। पेपर छूट जाते हैं, प्रॉपर तरीके से अगर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान और रिलायबल होंगी, और उस समय आपको हर चीज़ काफ़ी इजी भी लगेगी। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। यहाँ पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, कोई भी कॉस्ट नहीं है, और क्वेश्चंस के फॉर्म में ही मेरा पूरा टारगेट है। पेपर आपके 100 क्वेश्चंस, 50 MCQ, ऐसे ही चीज़ों को कवर करवाते हैं। आपकी चीज़ें आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स की, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, आती है उसमें कुछ सिलेक्टिव चीज़ें, सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो हमें उसमें इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं, आज पहली बार जितने फ्रेंड्स इस क्लास में आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ध्यान रखिए, पहले सेमेस्टर है, पहला एग्ज़ाम है, जुड़े रहिए, आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी और हर चीज़ सीखने में आपकी महत्वपूर्ण जितने भी रोल्स होंगे वो मैं अपनी ओर से पूरा कंडक्ट करूँगी कि आपको ये चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो समय के साथ बता दी जाए और कर दी जाए। ठीक है, तो ध्यान रखते हुए, समझते हुए, एक एक क्लास को करते हुए चलिए। फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा। आज ही सोशल साइंस की क्लास हो रही है, इन क्वेश्चंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिए, समझिए। PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ही है, आप सर्च करिए, आपको ईजिली टेलीग्राम पर मिलेगा। और ध्यान रखिए, आपको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक भी दिया जाता है कि आप उस लिंक से वहाँ पर डायरेक्टली जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आज की इस क्लास में यहाँ पर हमें क्या करना है। और आज की जहाँ तक है, रात तक मुझे कुछ अपडेट्स है, जहाँ तक मैं आपके ऊपर आपके एग्ज़ाम से लेकर एक वीडियो भी आप लोगों को आज रात में मिलेगा, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास से आपके सिलेबस में नाम मेंशन है, चीज़ें दी गई हैं, सिलेबस में चीज़ें लिखी हुई हैं। सिलेबस को अगर रीड आउट नहीं किया है तो अपने लिए गलत किया है, तो उनको फिर से देखिए। सिलेबस आपको दिया गया, उसमें आपको महर्षि वेद व्यास, वेद से, रचनाओं से, ग्रंथों से कई सारी चीज़ें हैं जो पूछी गई हैं, तो वो आपको करनी, समझनी, देखनी होंगी, ताकि आप उनमें उलझे ना और चीज़ों को कम समय में बेहतरीन तरीके से कर पाएँ। राइट, तो यहाँ पे है कि महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की। जो महाकाव्य के बारे में बात पूछी जा रही है, वो किस में की है, क्या की है, वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, इनका ये नाम है। वेद व्यास के नाम से तो फेमस है ही हैं, लेकिन इनका पूरा नाम, जो पूरा नाम है, वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। इन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की है। ये एक अति लघुत्तरी क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आपसे दिख रहा है। इवन आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बन सकता है, जहाँ पे रामायण, पुराण, ग्रंथ, वेदांग, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें से महाभारत को आपको टिक करना होगा जब आपको पता होगा। तो पहले का आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन रहा और सिंपल सा आंसर आपने बताया। दूसरा प्रश्न है, कुशीनगर कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। कुशीनगर से भी आपके सिलेबस में दिया है, बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा, ये आपको देखना होगा कि कुशीनगर कहाँ है, यह क्यों फेमस है। आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारी चीज़ें दी। आप इवन पुरानी जो प्लेलिस्ट 2022 के, उनकी क्लासेस भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि 1 बाय 1 करके चीज़ें बताई। एक्चुअल रीज़न क्या है कि मैं अपना काम, मेरी खुद की अपनी प्रायोरिटी है, मैं पहले, मेरी प्रायोरिटी मेरी जॉब है, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, एज ए इंजीनियर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मैं वो काम करने के साथ साथ ये आपके लिए साइड में करती हूँ, ताकि आपके लिए भी एग्ज़ाम चीज़ें हो जाए, अच्छा लगता है।
और करती आ रही हूँ, इसीलिए चीज़ें मेरा थोड़ा सा मिसमैच होता है, बट पूरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चंस वगैरह जेन्युइनली डेली गैपिंग ना हो और क्लासेस हो। मेन रीज़न यही बात का है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको एट द एंड में करने हैं तो वो चीज़ें करवा दी जा रही है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब कुशीनगर कहाँ और क्यों फेमस है ये पूछा जा रहा है, तो कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ग्रंथों से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इन सारे धर्मों से हमें कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। क्या है? प्रसिद्ध फेमस बौद्ध तीर्थ स्थल है। या गौतम बुद्ध, ध्यान रखिएगा किसके, गौतम बुद्ध की मृत्यु का अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ था। किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो अक्सर बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। तो कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश में एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह गौतम बुद्ध की मृत्यु और अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ था। बौद्ध धर्म में बुद्ध लोगों के शरीर छोड़ने के, जो बौद्ध धर्म के बुद्ध लोग होते हैं जो अपने शरीर को त्यागते हैं, मतलब मृत्यु होती है, तो उसको परिनिर्वाण कहते हैं। परिनिर्वाण किसे कहते हैं, ये भी एक प्रश्न आपके इस पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। यह छोटा किंतु सुंदर नगर बौद्ध मंदिर और स्तूपों के लिए जाना है। बहुत छोटा शहर है, काफ़ी बड़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मंदिर और स्तूप हैं, जिसकी वजह से ये फेमस है। लोग यहाँ पर मतलब पर्यटक जाते हैं, घूमते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया है। काफ़ी प्रचलित लोग वहाँ पर जाते हैं। जेहेतु कुशीनगर क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है, बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, गौतम बुद्ध के कार्य बताइए, जैन धर्म क्या है, जैन ग्रंथ क्या है, गौतम बुद्ध के ग्रंथ क्या हैं, इनका उपदेश क्या है, जैसे इतने सारे क्वेश्चन हैं। मैं बहुत सब करवाऊँगी, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, समय के साथ पंक्चुअलिटी दिखाइए, आपके लिए सॉल्वेबल चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है। 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हड़प्पा सभ्यता। मैंने मिक्स लिया है, कोई सोचो कि पर्टिकुलर्स लिया, नहीं, सारे एक टॉपिक से मिक्स लिए, ताकि मल्टी पेपर भी ऐसे ही आता है, किसी एक टॉपिक से नहीं आता, हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो सेम वैसे मैंने भी आपको लिया, ताकि हर जगह का सेक्शन प्रिपेयर हो, कोई एक पे ही फोकस ना हो। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य प्रमुख देवता देवी के नाम बताइए, तो मात देवी, पहला मात देवी। अब ये मात देवी हो सकता है कि जैसे MCQs जब बने तो 4 ऑप्शंस में से, अब ढेर सारे भगवान हैं तो कोई एक उसमें से हो कि चारों में से कौन एक है, या हो सकता है कि चारों में से कोई एक ना हो, तो इस तरीके का भी रिवर्सिबल आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक मात देवी है, दूसरा पशुपतिनाथ है, तीसरा सूर्य है, जल है, पृथ्वी देवी है, लिंग है, वृक्ष है, प्रकृति देवी की पूजा करते हैं। ये सारी चीज़ें इनके भगवान, जैसे हमारे ढेर सारे अभी प्रेजेंट टाइम में भगवान हैं, सब चीज़ के अलग अलग हम अपनी आस्था श्रद्धा से मानते हैं। तो वैसे उन लोगों के लाइफ में या उस टाइम ड्यूरेशन में जो जो चीज़ें रही हैं, वो माता देवी, पशुपतिनाथ, सूर्य है, जल है, पृथ्वी है, देवी है, लिंग है, वृक्ष है, प्रकृति देवी की पूजा करते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर सभी को ध्यान में रखनी है, ठीक है। सभी को प्रॉपर्ली तरीके से समझते हुए करते हुए चलनी है। तो ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं चौथा, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो होती है, उनमें आपको अंतर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो सिंधु सभ्यता नगरीय थी एवं वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। एक बात, दोनों के बीच में जितनी भी सिविलाइजेशन की चीज़ें हैं ना, इनमें भी आपको सेक्शन में 2-3 अंतर, समानताएं, विशेषताएं, ऐसे प्रश्न आएंगे, आप इतना मत सोचिए। तो यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो शहर की सभ्यता थी, ठीक है, शहर वाले लोग थे, शहर सा कल्चर था। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वो वही गांव वाला जो ग्रामीण कल्चर था, वही सेम चीज़ें हुआ करती थी। सिंधु निवासी शांति प्रिय थे, किंतु वैदिक आर्य युद्ध प्रवृत्त थे। जो सिंधु निवासी थे वो शहर के थे तो शांत स्वभाव के थे, काम डाउन थे, धीरे बोलते थे, धीरे थे। लेकिन जो वैदिक वाले थे वो युद्ध, वो हर समय जो है मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसे एग्रेसिव टाइप के थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनको आयरन की जानकारी उस समय तक फिलहाल नहीं थी कि आयरन क्या होता है, लोहा क्या होता है, ये नहीं पता था। लेकिन वैदिक काल में लोगों को लोहे के बारे में प्रचलन था, मतलब उसमें लोहे के औजार ये जो भी थे, ये चीज़ें बना करती थी, हुआ करती थी, तो उनको फिलहाल कह सकते हैं कि टिल जानकारी उनको हो चुकी थी। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा, लिंग पूजा का प्रचलन था। सिंधु सभ्यता में लोग मूर्ति पूजा, लिंग पूजा, ये सारी चीज़ों को खूब करते थे, इन पे काम करते थे, उनको देखते थे। लेकिन वैदिक काल में इस प्रकार की कोई भी प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी। वैदिक काल में ये सब बिल्कुल भी नहीं होता था, ये सारी कोई भी चीज़ें वैदिक काल में हमें देखने को फिलहाल
नहीं मिलती थी। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, क्या चीज़ें हैं, वो आपसे पूछी जा रही, वही आपको बताना है। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करना होगा कि भाई छोटे छोटे ऐसे प्रश्न बन जाए तो फटाक से कर लो और आंसर नहीं गलत होने चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा टारगेट ये है कि पढ़ा हुआ अगर क्वेश्चन आप गलत करके चले आएंगे तो फिर वही बेवकूफ़ी होगी। इससे अच्छा है कि कम समय में अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छी चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, अनावश्यक चीज़ों को मत पढ़िए, सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि पेपर बहुत छोटा ही आता है और सारे चैप्टर से आए प्रश्न ये भी ज़रूरी नहीं है। चलिए यहाँ तक बता दिए, फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना है, घंटी तो ज़रूर बजानी है। बेल आइकन को ऑन पे ऑल रखिए ताकि हर नोटिफिकेशन में टेलीग्राम पे ज्वाइन 15 से 20 मिनट पहले लिंक दिया जाता है। बार बार आपको बोलती हूँ टेलीग्राम से ज्वाइन डे। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है। समय 1 महीने एग्ज़ाम बचे हैं, इनमें आप अगर ज्वाइन हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हैं, ठीक है। हर जगह आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा, सीखोगे समझोगे, हर सब्जेक्ट में मिलेगा, लेकिन ज्वाइन तो होना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो कि क्वेश्चंस अच्छे हैं। PDF मिलेगा टेलीग्राम पर, लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ देखिए सीखिए समझिए, आगे बढ़िए। 4 क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे। महाजनपद का भी एक चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है कि 6th सेंचुरी में ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे। तो ये ध्यान रखना है कि महाजनपद 16 बड़े थे, बड़े 16 महाजनपदों के बारे में दिया गया कि 16 बड़े थे और शक्तिशाली राज्य थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन भारत में उभरे थे। 6th सेंचुरी के दौरान वो वहाँ पर उभरे थे। तो यहाँ पे तो कह सकते हैं मगध है, कौशल है, अंग है, काशी है, गांधार है, वत्स है, अवंती है, सूरसेन है, चेदी है, मत्स्य राजशाही राष्ट्र है। जबकि गांधार, सूरसेन, मगध, कौशल, वत्स, अवंती ये सारे जो है गणतांत्रिक राज्य हैं। मतलब जो राज्य 16 थे, 16 के नाम आपको थोड़ा नाम लिखने को फिलहाल नहीं आता है, लेकिन उनमें थोड़ा जो फेमस रहते हैं उनकी कुछ राजधानी वगैरह या कुछ फेमस चीज़ें वो पूछ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा किस बेसिस पर डिवाइड थे उनके ऊपर है, हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जनपदों से हमें ये संख्या और नाम की ही चीज़ें पूछी जाती हैं, अन्यथा अभी तक फिलहाल उतना नहीं पूछा गया है, तो हमें उतना परेशानी नहीं हुई। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कुछ सोशल साइंस में करंट से चुनाव भी रिसेंट में हो रहा है, कुछ इसके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुछ जो करंट चीज़ें चलती रहती ना, एक तो पेपर में मतलब लास्ट के 2 नंबर में कुछ ऐसी योजना की, सरकार की योजना के ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो थोड़ा सा वो भी थोड़ा ध्यान रख लो कि मे भी अगर आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो जैन धर्म के प्रवर्तक लिखा हो, संस्थापक लिखा हो तो ध्यान रखना प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, दोनों नाम हो सकते हैं क्योंकि सबके 2-2, 3-3 नाम देखने को मिले हैं। तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, वैदिक काल के क्या थे, वैदिक काल की सभ्यता, जैन धर्म की सभ्यता, ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो आपको पढ़ने होंगे, रिवीजन करने होंगे। सोशल साइंस में हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो ज़्यादा आता है इन कंपेरिजन टू बायो और सिविक्स, ये ध्यान रखना। पेपर 1 में इतिहास जो है, जो भी चीज़ें दी गई हैं वो ज़्यादा आती हैं, तो इन पे खूब फोकस करिए, आगे के चैप्टरों पर विशेष जोर दीजिए। यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती क्योंकि इनमें ही बहुत प्रश्न बनता है। पीछे के सेक्शनों में उतने प्रश्न हमें फ़िलहाल देखने को नहीं मिले हैं, कम आते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आई, अब चीज़ें आपकी क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या है और कैसे दिया है। तो जैन धर्म के प्रवर्तक की जो बात आपसे पूछता है या जो चीज़ें होती हैं वो आपको ध्यान रखनी है। तो जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर समझना होगा। मैंने आपको 6 क्वेश्चन तक पूरा मतलब क्लियर बता दिया। आगे बढ़ते हैं 7th, जैन धर्म के रचयिता कौन है। जैन धर्म के रचयिता कौन है, जैन धर्म के रचयिता कौन है। तो ये ध्यान रखना है कि कल्पसूत्र में जैन धर्म के तीर्थंकरों में जो नाम आता है वो पार्श्वनाथ का, महावीर स्वामी, इन सब का नाथ बहुत आता है। तो तीर्थंकरों की जो लिस्ट है वो 24-26 है, ये ध्यान रखना। तो सबके नाम तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के एंडिंग के बीच बीच के कुछ कुछ लोगों ने बड़े फेमस काम किए तो वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इनके रचयिता भद्रबाहु हैं, ठीक है, इसके रचयिता भद्रबाहु हैं। अच्छा, बुक्स के राइटर्स के नेम भी इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। कालिदास के बताइए, इनका बताइए, उनका बताइए, थोड़ा थोड़ा जिनका नाम फेमस है मैं बता दूंगी फिलहाल, लेकिन अभी जितना है ध्यान रखना। जब पढ़ाते दौरान याद आता है कि ये भी टाइप का प्रश्न है तो वो हमेशा जिक्र कर देगा, तो आप लोग तो पढ़िए तो थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए कि मैम ने बोला था ये वाला आ सकता है, तो इस टाइप से आ जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं, ज्योग्राफी में मैंने लिया हुआ है। उल्का पिंड क्या होता है, उल्का पिंड क्या है आप क्या जानते हैं। उल्का पिंड किसी वस्तु के मलबे का एक ठोस सा टुकड़ा होता है, कोई एक वस्तु उसका एक बहुत उसका जो मलबा है
उसका वो एक ठोस टुकड़ा है जिसे धूमकेतु, क्षुद्रग्रह या उल्कापिंड जो बाहरी अंतरिक्ष में उत्पन्न होता है। ये किसी ग्रह या चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरता है। कोई ग्रह है, कोई चंद्रमा की सतह है, कुछ भी है, वहाँ से पास आउट होने के लिए वायुमंडल से होते हुए जाता है। जहाँ पर आप कह सकते हो कि धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, ये सारी चीज़ें आती हैं। क्षुद्रकल्पिंड क्या है, छोटा तारा क्या है, नव तारा क्या है, ध्रुव तारा क्या है, ऐसे कई प्रश्न बनेंगे छोटे छोटे, तो ये ध्यान रखिएगा। सोलर सिस्टम से प्रश्न बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, उल्कापिंड का दूसरा नाम क्या है? तो उल्कापिंड बाहरी अंतरिक्ष में एक छोटे चट्टानी या धात्विक पिंड है। ठीक है, उल्कापिंड बाहरी अंतरिक्ष में एक छोटे चट्टानी या धात्विक पिंड है। इस घटना को टूटता तारा भी कहा जाता है, या हम उल्कापिंड को टूटता तारा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। ठीक है, कॉन्टिनेंट का नाम तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो होता है वो सबसे छोटा है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है जितने भी कॉन्टिनेंट हैं। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताइए। तो एशिया महाद्वीप है, जहाँ पर हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप में ही हम रहते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट हम सब रहते हैं, तो सबसे बड़ा जो है जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट के सब नाम आपको आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। सब आता है, ओशियन वगैरह जो 5 महासागर वो सब भी आने चाहिए, आते हैं प्रश्न। फिर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन है। सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है, इतना ध्यान रखिएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है। सबसे छोटे की अगर हम बात कर लेते हैं तो मालदीव। ये वन वर्ड वाले हैं, ये वन लाइनर है, हज़ारों करोड़ों करवा दूंगी, इतना आप अवेलेबल रहो, आपको बहुत कम समय में करवा। लेकिन आपकी पंचुअलिटी, आपकी पता, आज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन पे मैं बहुत करवा दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन आप प्रेजेंट रहेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तब ये चीज़ें करने में काफ़ी ईजी भी होगा, मज़ा भी आएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो यहाँ पर यांग टीसी क्यांग नदी होती है। आपको ये अधिलघुत्री में लिखने के साथ साथ MCQ में टिक करने को आ सकता है, दोनों तरीके से। ठीक है, समझ में आई बहादुरों बात? उम्मीद है कि सिंपल से करवा देते हैं। इसके बाद देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। ये मीटर का जो संख्या ये लिखी होनी चाहिए भाई, अगर लिखिएगा तो नंबर आपको मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो कैस्पियन सागर है। तो आगे बढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो सबसे गहरा बिंदु जो है मध्य सागर है, 339 मीटर, 395 मीटर गहरा है। एक विश्व के कुल स्थल क्षेत्र के कितने भाग पर स्थित है? तो कुल विश्व के कुल स्थल क्षेत्र, लैंड जो सरफेस है वो 1/3 भाग है। जो लैंड एरिया है जहाँ पे है वो सब 1/3 भाग है। ठीक है, तो चलिए, ये 18 प्रश्नों की फैंटास्टिक से क्लास, अगर क्लास पसंद आई है, समझ में आई, कुछ अच्छा आपने आज सीखा, बढ़िया आपने सीखा, मिक्स्ड आपने सीखा, कई डिफरेंट टॉपिक से आपने सीखा है, तो ये समझ में आई, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। कमेंट मुझे मिलना चाहिए कि क्लास कैसी लगी, और क्वेश्चंस करने हैं वो बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट में। ऐसे स्माइल करिए, सीखिए, पढ़िए, आगे देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।